इलेक्ट्रिक फील्ड बनवत असतो आणि ती इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा. तर इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला काय, आता हा चार्ज क्यू समजा, हा चार्ज क्यू जर या पोझिशनवरती आहे, तर या पोझिशनवरती याच्या इलेक्ट्रिक फील्डची इंटेन्सिटी किती असणार, हा जर प्रश्न कोणी विचारला तो काय असतो, 1/4πε0 त्या कॅपिटल क्यू ज्यांच्यामुळे ती इलेक्ट्रिक फील्ड तयार झालेली असते डिवाइडेड बाय त्यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे त्याचा स्क्वेअर. दुसरा चार्ज घ्यायचा नाही, ज्याने इलेक्ट्रिक फील्ड तयार केली तो चार्ज त्याच्या फॉर्म्युल्यामध्ये असला पाहिजे. समजला? परत क्लिअर करायची गरज आहे काय? हा. आणि जर मी तुम्हाला असं म्हटलं की क्यू नॉटनी या पोझिशनवरती किती इलेक्ट्रिक फील्ड लावली, आता आपला चार्ज कोण आहे, क्यू नॉट, जो की इलेक्ट्रिक फील्ड तयार करणार आहे. कळलं? मग इलेक्ट्रिक फील्ड कोणाची घ्यायची, आता क्यू नॉटची इलेक्ट्रिक फील्ड आली पाहिजे अशी. मग त्याचा फॉर्म्युला काय येईल, कॅपिटल क्यूच्या ऐवजी काय घ्यायचं तिथं, मग क्यू नॉट घ्यायचं. म्हणजे ह्या क्यूच्या ऐवजी फक्त इथं काय टाकायचा शब्द, क्यू नॉट टाकायचा. समजला? हे काढून टाकायचं. हे काढून टाका असं, आणि इथं काय टाका, क्यू नॉट टाका. मग हे याची इलेक्ट्रिक फील्ड भेटणार. या क्यू नॉट चार्जमुळे तयार झालेली इलेक्ट्रिक फील्ड कुठल्या ठिकाणी किती. कळलं? फक्त काय फरक पडतो, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तयार करतो तोच त्या फॉर्म्युल्यामध्ये असतो, जो टेस्ट चार्ज आहे तो त्याच्यात येत नाही, कारण त्याची फक्त पोझिशन मॅटर करते, तो किती त्याने फरक पडत नसतो. मी आपण इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणतो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट काय कळली की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, आपल्याला जर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स पाहिजे असेल तर तो कसा भेटेल, मग तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीला जर त्या टेस्ट चार्जने मल्टिप्लाय केलं तर इलेक्ट्रिक फोर्स भेटून जाईल ना. आणि दोघांमध्ये फक्त काय फरक आहे बघा बरं, फक्त क्यू नॉटचाच फरक आहे की नाही. वरचा काय आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, काय फोर्स, आणि या खालचा काय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, काय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, किंवा फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड म्हटलं तरी चालेल. दोघांमध्ये काय फरक आहे, दोघांच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय फरक आहे फॉर्म्युल्यामध्ये, इथं क्यू नॉट आहे, इथं क्यू नॉट नाहीये. बरोबर? म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय कळतं मग, की जर तुम्ही हा एवढा पार्ट घेतला बघा, हा एवढा, तर याला तुम्ही काय म्हणू शकता, रेड पोर्शनला ई म्हणता येईल ना, सेमच आहे ना, हे बघा ना, कायच वेगळं त्याच्यामध्ये, काहीच नाही. मी या रेड पोर्शनच्या जागी काय लिहू शकतो, ई लिहू शकतो ना मी, याला मी रिप्लेस करून देईल कशाने, ई नी. ठीक आहे, आणि याच्याऐवजी मी काय लिहू शकतो, तिथं ई लिहू शकतो. मग मी ई लिहिणार, मग मला काय फॉर्म्युला भेटेल, कळलं का? म्हणजे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटीला टेस्ट चार्जने मल्टिप्लाय केलं की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स भेटतो. आता पण क्लिअर नाहीये? हा फॉर्म्युला इथं आलेला आहे बघा, हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सला टेस्ट चार्जने मल्टिप्लाय केलं, इलेक्ट्रिक फील्डला टेस्ट चार्जने मल्टिप्लाय केलं की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स भेटतो. मग जर ई पाहिजे असेल तर काय करायचं, हा क्यू नॉट इकडे डिवाइड करायचा. मग काय भेटेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ही इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सला टेस्ट चार्जने डिवाइड केलं की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटी भेटते. तेवढंच रिलेशन येतात. आता हे लिमिट मध्ये होतं म्हणून त्याने लिमिट लावलंय. मग याच्यात फक्त एकच गोष्ट महत्वाची आहे की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा पण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअरच होता, आणि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटी हे पण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअरच आहे. हे दोघी डिस्टन्स वरती सारख्याच प्रोपोर्शनेट असतात. समजलं? जेव्हा तुम्ही डिस्टन्स इन्फिनिटी घेतात, आता काय होईल, समजा तुम्ही इन्फिनिटी डिस्टन्स घेतलं, म्हणजे हा जो टेस्ट चार्ज आहे हा कुठे आहे, समजा इन्फिनिटीला, कुठे आहे तो टेस्ट चार्ज, हा क्यू नॉट कुठे आहे सध्याला, इन्फिनिटीला. आता इन्फिनिटी म्हणजे हे इथून इथपर्यंत डिस्टन्सला आर म्हणतात की नाही तुम्ही, बरोबर ना. टेस्ट चार्ज आणि प्लस क्यू याच्यामधल्या डिस्टन्सला काय म्हटलं जातं, आर म्हटलं जातं. आता तुम्हाला माहिती आहे की एक कन्फ्युज होत असं,
हे बघा, हा समजा तुमचा प्लस क्यू चार्ज होता, करेक्ट. याच्यापासून तुमचा जो टेस्ट चार्ज आहे त्याला तुम्ही सध्याला कुठं पकडलंय, इन्फिनिटीला पकडलं. हे असं सिम्बॉल इन्फिनिटीच असतं इनफायनाईट डिस्टन्स वरती. म्हणजे हे आर ची व्हॅल्यू काय झाली, इन्फिनिटी झाली ना. आता तुम्ही जर इथं या या इन्फिनिटीच्या ठिकाणी दोन गोष्टी असतील तर त्या टेस्ट चार्ज मध्ये स्वतःचा एक फोर्स असेल, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, आणि दुसरं इलेक्ट्रिक फील्ड असणार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. बरोबर. जर मी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बघितला तर तो पण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कसा होता, आर स्क्वेअर खाली जायचं त्याच्या पण. आणि जर मी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटी बघितली त्याच्या पण खाली यायचं काय, आर स्क्वेअर यायचा. ते वरती टेस्ट चार्ज एकदा यायचं नाही एकदा यायचा ही गोष्ट वेगळी, पण खाली आर स्क्वेअर यायचं की नाही दोघं फॉर्म्युल्यामध्ये. मग आता मला सांगा, इन्फिनिटीला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स काय असेल, 0. हे आर ची व्हॅल्यू काय लिहायची, इन्फिनिटी. मग इन्फिनिटीचा स्क्वेअर केला तर काय येईल, 1/∞ येईल. 1/∞ आन्सर काय असतं, 0. म्हणजे त्याच्यावरून एक गोष्ट काय कळली, ह्याचं पण आन्सर काय येईल मग, 0 येईल ना. 1/∞ म्हणजे काय, 0. म्हणजे हाँ 1/0 इन्फिनिटी रहता है और 1/∞ 0 रहता है. इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यू. तो इतनी बड़ी वैल्यू रहेगी उसने, अगर हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो इतना छोटा पार्ट मिला के हम उसको कंसिडर भी, हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है वो, ऐसा. इसलिए वो 0 हो जाता है. डिवीजन मतलब पार्ट्स बनाना, छोटा पार्ट बनेगा ना, बहुत बहुत छोटा पार्ट बनेगा क्योंकि बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तुम. तो अगर टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी को रहा पोजीशन उसका, तो फिर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दोनों की दोनों क्या रहते हैं, 0 रहते. समझे. तो इन्फिनिटी को अगर चार्ज रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सब 0 रहेगा. तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, कोई भी अगर मुझे चार्ज लेके आना होगा तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा, इन्फिनिटी से. मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज लेके आऊंगा. तो चार्ज इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वहां पे सब कुछ 0 था. वहां से लेके आएंगे तो उसमें कुछ तो भी वर्क स्टोर होगा, और वर्क अगर स्टोर होगा तो वही उसकी एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, और वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा वही उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी. समझ गए. हाँ, जैसे ये पेन है, मान लो ये रबर है. अभी रबर में कोई एनर्जी था क्या, नहीं है. लेकिन जब ये सरफेस को था तब कोई टेंशन नहीं था, वो सेंटर से रेडियस पे था. लेकिन अगर मैंने उसको हाइट पे ले लिया है तो अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है. और किसकी वजह से हुआ है, हाइट की वजह से, क्योंकि तुमने सेंटर से हाइट पे हो, है ना. तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वो किसमें कन्वर्ट, उसमें वो नीचे आएगा कि नहीं. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आता है, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है. तो एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, कन्वर्ट हो सकता है. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो होगी ना. तो वो होगी क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में एच हाइट पे गया था. वो एच हाइट पे जाने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है, दिखती नहीं लेकिन है. उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा. अगर मैं कोई चार्ज ऐसे बोलता हूँ कि मैंने कोई चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया, मतलब मैं ये बहुत बार बोलूंगा अभी इसके आगे कि एक चार्ज था क्यू, वो मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आया, ये पोजीशन तक क्यू चार्ज लेके आया. तो अभी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ऐसे पूछूंगा मैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. तो हमें ये निकालना होता है, इसका फॉर्मूला रहता है. इसका क्या रहता है फॉर्मूला, जैसे इसका फॉर्मूला है, ये अगर हम किसी भी हाइट में लेके जाते हैं तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है, एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच, ये पोटेंशियल. वैसे इसका भी फॉर्मूला रहता है. लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी आ क्यों रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो. देखो, एनर्जी बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क. तो वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जितना वर्क ये करेगा उतना ही इसमें एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है. वो दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं लगभग. तो हम क्या मान रहे हैं, ये इन्फिनिटी को था तो कुछ तो भी कूलम्ब्स फोर्स लग के यहाँ से वो यहाँ पे आ गया. तो
उसमें क्या आ गई वहां पे, काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं? अब वो आ गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो उसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा, बराबर है? और किसी मास ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो कोई ना कोई उस पर फोर्स लगा होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा कहीं से तो भी। तो हमने मान लिया कोई तो भी फोर्स लगा, उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ वहां पे? वर्क हुआ ना। अगर किसी चीज को फोर्स लगा के वो डिस्प्लेस कर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? वर्क बोलते हैं, वर्क हुआ ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो फिजिक्स में ये चार्ज ने क्या किया? वर्क किया। अब जितना इसने वर्क किया, उतना ही एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल के फॉर्म में। अब ये मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल है, तो ये चार्ज की वजह से हो रहा था ना। मैं चार्ज बोल रहा हूँ ना, मैं मास नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मास बोलूँ तो वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है? कूलम फोर्स की वजह से आ रहा है। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं तो रिपेल कर रहे हैं। चार्जेस बोल रहा हूँ, मास नहीं। दोनों चीजें सेम ही चलती है, लेकिन कूलम जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसी दूर के मास को खींचता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किसी दूर के मास को, दूर के चार्ज को खींचता है। चार्ज को खींचेगा तो कूलम फोर्स, मास को खींचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? तो ये दोनों चैप्टर में यही टॉपिक आता है। वहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं जब हम मास की बात करते हैं। जब कोई बड़ा मास किसी छोटे मास को खींच रहा है, तो वो वहां से यहाँ तक आ गया। अब वहां से यहाँ तक आया तो उसने वर्क किया, तो जितना उसने वर्क किया उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। हमें वो भी निकालना होता है, क्योंकि उतना ही एनर्जी अभी वो यूज करेगा बाकी जगह पे। समझ गए? क्योंकि उसके पास पहले एनर्जी कितना था? जीरो। अगर वो वर्क कर रहा है, उतना ही एनर्जी उसमें क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। ठीक है? और वही एनर्जी वो अभी जिंदगी में आगे जाके यूज करेगा। तो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कॉन्जर्व रहेगी। तो जितना वो गेन करेगा उतना लूज करेगा, बराबर है कि नहीं? तो गेन कितना कर रहा है? जितना वर्क कर रहा है, क्योंकि पहले उसके पास कुछ नहीं था। तो अगर कुछ नहीं था तो कहीं से तो भी आया है, और जहां से आया है उसने वर्क किया होगा, वर्क किया होगा, उतना एनर्जी उसमें स्टोर हो चुका है। वही एनर्जी अभी आगे जाके वो चार्ज क्या करने वाला है? जहां पे भी यूज करेगा वो उतनी एनर्जी को यूज करेगा, और कहीं से एनर्जी आने नहीं वाली। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम चार्ज कहाँ से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से लेके आते हैं ना। वाई इन्फिनिटी, क्योंकि उसके पास तब चार्ज नहीं था। अब वो आएगा तो वर्क करेगा, तो उतना वर्क कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। समझा? तो इसलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते टाइम ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करूंगा। मैं चार्ज हमेशा कहाँ से लेके आऊंगा? इन्फिनिटी से। ये बहुत बार होगा अभी, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि सर आप चार्ज हमेशा इन्फिनिटी से क्यों लेके आते हैं? क्यों लेके आते हैं? क्योंकि जितना वो आएगा उतना वर्क की एनर्जी उसमें क्या रहेगी? स्टोर रहेगी। वही एनर्जी उसको आगे चल के काइनेटिक या कोई भी एनर्जी में यूज होने वाली है। समझ गए ना? हाँ, तो ठीक है। तो इतना सिखाना चाह रहा था। ऑनलाइन पुष्कर कर लगा तुला? हो. हाँ, तो बस इसमें बताने जैसी कोई चीज है नहीं। वही वही वापस बोल रहा है। देखो ये ऑल डायरेक्शन को लगता है, इसने बहुत सारी चार्जेस ले लिए। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ा क्या लिखा है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा जो लिखा है, इसमें देखो तीन बहुत से चार्जेस ले लिए उसने। यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग चार्ज है। देखो ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है इधर, इधर लेफ्ट में। और ये इधर इधर जो है ना, ये येलो वाली लाइन, वो Q1 चार्ज है। ऐसे करते करते कितने चार्जेस है? बहुत सारे चार्जेस है, मतलब n टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है? तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, देखो। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस रहते हैं दुनिया में। और फिर सारे चार्जेस, अभी आप क्या बोल रहे हो, दो ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ऐसा होगा क्या? एक ही जगह पे अगर इतने सारे चार्जेस है, तो वो एक या दो ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले क्या?
हाँ, सारे चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब Q1 Q2 को, Q1 को Q2 भी अटैक करेगा, Q3 भी रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, नहीं तो Q4 भी करेगा, अप टू Qn तक सारे चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अगर सारे सेम रहेंगे तो सब रिपेल करेंगे, सारे एक जैसे या प्लस माइनस रहेंगे तो अट्रैक्ट या रिपल्शन चलते रहेंगे। मतलब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, सारी चीजें इकट्ठा हो रही है, लेकिन हम समझने के लिए एक एक चीज को अलग अलग ले रहे थे। तो हमने बस दो ही चार्जेस लिए थे, दुनिया में दो ही चार्जेस है क्या? हाँ, तो कितने चार्जेस रहते हैं? तो इतने चार्जेस एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तो हर जगह पे चार्जेस है इधर, ठीक है। तो इतने चार्जेस एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो सब कुछ कम कर दो, सबके क्या कर दो, सब दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर वो पहला चार्ज और दूसरा चार्ज का हो गया, फिर पहला और तीसरे का निकालो, फिर पहले और चौथे का निकालो, फिर पहला और पांचवा, पहला और छठवां, पहला और सातवां। तो सारे चार्जेस ने पहले इस पे जो भी लगाया वो सब मिल जाएगा, क्योंकि आपने हर एक को पहले के साथ ही कंपेयर किया है। नहीं समझा? तो ये E1 E2 E3 E4 E5 ये क्या है पता है क्या आपको? ये बेसिकली ये जो पी चार्ज है, ये पी चार्ज पे ये सारे चार्जेस ने लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ये 1 चार्ज ने भी लगाया, 2 चार्ज ने भी लगाया, 3 चार्ज ने भी लगाया, 4 ने भी लगाया, 5 भी लगाएगा, 6 भी लगाएगा, 7 भी, अप टू N चार्जेस, सारे के सारे एक ही इस पे अप्लाई कर रहे हैं ना, वैसे इस पे भी अप्लाई हो रहा होगा बाकी सबका, वैसे इस पे भी अप्लाई हो रहा होगा बाकी सबका, सब एक दूसरे पे अप्लाई करते रहते हैं फोर्सेस। तो ये बहुत लंबा चलेगा। तो हम समझने के लिए बस एक एक चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, पी की। ये पी चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसको सबने अट्रैक्ट करके रखा है। तो सबने माने कैसे दिख रहा है वो देखो, ये पहला चार्ज ने जो अट्रैक्ट किया उसका ये फोर्स देखो, ये पहला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इधर दोनों चार्जेस सेम है इसलिए रिपल्शन आ रहा है। तो E1 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1। दूसरा चार्ज भी उसको रिपेल कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है देखो E2, दिख रहा है। ये तीसरा चार्ज भी उसको रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर E3, रिपल्शन आ रहा है। ये चौथा चार्ज भी उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, चौथे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वो पी चार्ज को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ऐसा मतलब है उसका। नहीं समझा? फिर से बताता हूँ देखो, ये फोर्थ जो चार्ज होगा ना उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चौथे चार्ज की। वो वो जो पी चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो पी चार्ज को क्या करेगी, क्यू करेगी, क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है। Q4 भी प्लस है, P भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं। वैसे हर किसी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ Q4 की बात नहीं है, Q3 की भी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये पी चार्ज आ गया, तो उसको भी वो रिपेल कर रहा है। समझ गए? और वो जो रिपल्शन है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा रिपल्शन का, वो E1 E2 E3 E4 ऐसे दिया है। तो हर एक चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल होता है, उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी। नहीं इमेजिन हुआ? हाँ ठीक है। तो देखो, अभी इनका ये सारे वेक्टर्स हो गए कि नहीं? देखो E2 वेक्टर, E1 वेक्टर, ई E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, ऐसे n तक आएंगे, इसके आगे भी है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स की सम आएगी। तो वेक्टर की सम कैसे करते हैं? तो पॉलिनोमियल लॉ लगता है। कौन सा लॉ लगता है? पॉलिनोमियल लॉ। ये आपको डेरिवेशन का पार्ट है, ना भी याद रहे तो भी ठीक है, बस मैं एक बार ट्राई करता हूँ बताने का, समझा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो देखो ये E2 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन ये जो वेक्टर लिया लिया ना इसने, ये वाला लिया है E1, समझ गए? मतलब हम क्या करते, वही मैग्नीट्यूड का पैरेलल वेक्टर कहीं पे भी ले सकते। ये वेक्टर में आपके पास फ्रीडम होता है। जैसे अगर मैंने ये लिया वेक्टर ऐसा, तो आप इतनी ही लेंथ का वेक्टर कहीं पे भी ले लो, बस उसको पैरेलल होना चाहिए। मतलब ऐसे देखो, उसी को पैरेलल है देखो सारे के सारे,
उतने ही लेंथ के, तो आप इसको भी E1 बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, वो कहीं पे भी ले लो, कोई फर्क नहीं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन पैरेलल लाइन की भी सेम ही होती है ना। हाँ, तो पोजीशन चेंज किया तो उसमें कोई फर्क नहीं आता। मैग्नीट्यूड बस लेंथ चेंज नहीं करने का, और डायरेक्शन पैरेलल ही होनी चाहिए। इस हिसाब से ये लिया है इसने। तो ये E1 की वैल्यू है, ये E1 जो था ना, ये वाला, इसको देखो इसने पैरेलल ले लिया, इधर दिख रहा है नीचे। ये जो लिया है ना, ये सीधा ये लिया है, ये लिया है, ये जो सीधा दिख रहा है ना आपको, ये है E3। देखो उसके इतना है एग्जैक्ट, दिख रहा है क्या? सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड दिखा। फिर दूसरा देखो E4, देखो E4 जिस डायरेक्शन में है उतनी ही लेंथ का ये भी है, देखो, और उसी डायरेक्शन में। और जो अभी कौन सा बचा, हाँ, अब ये हमारे टोटल फोर्सेस हो गए। ये E2 था, और ये E1 था। तो अभी हमारे पास चार लिए थे ना हमने, तो चारों आ गए ना, देखो E2, E1, E3 और E4, पांच लिए तो पांचों भी आएगा। तो सबका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? तो ये देखो, ये आ रहा है रेड लाइन और रिजल्ट सबका मिला के, सब मिला के। तो रिजल्टेंट क्या होता है बेसिकली? जो वेक्टर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट आएगा, और जो इनिशियल पॉइंट था उसके बीच में क्या जो वेक्टर रहता है, उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये किस लॉ से निकलता है? पॉलिनोमियल लॉ से। पॉलिनोमियल लॉ ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है वेक्टर्स का? ये पॉलीगॉन हो गया ना, पॉलीगॉन दिख रहा है क्या आपको? इसको पॉलीगॉन बोलते हैं, देखो ऐसे ऐसे शेप्स को। मल्टीपल साइड वाले। हाँ, मल्टीपल साइड्स वाला, ये ऐसा देखो, ऐसा, 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 ये क्या हो गए? पॉलीगॉन है ना ये। इसको पॉलीगॉन बोला जाता है, मतलब बहुत से एंगल से उसको, बहुत सी साइड से। तो पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि जो भी रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा? ये सारे जो वेक्टर्स आपने लिए थे उन सबकी क्या होगा? सम होगा। समझ गए? वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करते हैं। हाँ, डायरेक्ट ऐड हो जाता है और रिजल्टेंट मिल जाता है। तो फिर इसलिए उसने E की वैल्यू को E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En। हाँ, तो क्या है वो? वेक्टर सम, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, उसको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। तो ये बहुत डिटेल में रहता है, ठीक है। डेरिवेशन ना समझे तो भी ठीक है, बस इतना याद रखो कि सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा बन के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हाँ, 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 तो बाकी छोड़ो, ये फॉर्मूला डाल दिए सबके, E1 E2 E3 सबके। तो इसमें बस क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? कुछ फर्क नहीं है, बस रेडियस चेंज होगा, क्योंकि हर एक का रेडियस अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है। और दूसरा चार्ज चेंज होगा, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो भी सेम सेम चीजें उसको उसने कॉमन निकाल लिया। क्या सेम था? 1/4πε0। और क्या चेंज था? Q1 अपॉन रेडियस, Q2 अपॉन रेडियस, Q3 अपॉन रेडियस अप टू Q4 अपॉन रेडियस अप टू Qn अपॉन Rn। समझ गए? हाँ, तो बस हो गया फॉर्मूला, टेंशन मत लो ज्यादा। सेपरेट सेपरेट हम सॉल्व करते टाइम इतना स्टडी नहीं करते इसका, सेपरेट सेपरेट करते। कॉम्पिटिटिव में समटाइम्स क्या होता है, इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, ये वाले ऐसे, तो ये समझते ही नहीं हमें क्या लिखा है। ये वही लिखा है जो ऊपर है। क्या लिखा है इसने? देखो 1/4πε0, ये कांस्टेंट था वो बाहर, ठीक है। मैथ्स में जब हम किसी भी चीज की सम करते हैं ना, उसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा, ये सिग्मा क्या इंडिकेट करता है? सम। सम मतलब समेशन नहीं तो सिग्मा, आप दोनों में से कुछ भी बोलो उसको। सिग्मा सिंबल का नाम है, समेशन उसके कॉन्सेप्ट का नाम है। वो क्या करेगा? सबकी सम करेगा। सम कहाँ से कहाँ तक करेगा वो लिखा है इधर। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक लेने का। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे आई दिख रहा है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डालते रहना। समझ गए? तो देखो अभी कहाँ पे आई लिखा है, तो क्यू आई लिखा है, मतलब देखो ये Q1 आ रहा है, फिर Q2 आ रहा है, फिर Q3 आ रहा है, फिर Q4 आएगा, फिर 5 6 7 चार्ज बदल रहे हैं ना। फिर यहाँ पे देखो RIP लिखा है, यहाँ पे देखो R1 R2 R3 R4 उसके रिस्पेक्टिव रेडियस। तो ये आई का इंडिकेट करता है, जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसको वो इंडिकेट करता है, मतलब 1 2 3 4 आते रहेगी। और फिर
ये सेम फॉर्मूला देखो, चार्ज ऊपर रेडियस नीचे और इसका यूनिट वेक्टर देखो, यहाँ पे भी है, ये भी देखो, पहले का यूनिट वेक्टर, दूसरे का यूनिट वेक्टर, तीसरे का यूनिट वेक्टर, चौथे का यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो ये ऊपर का जो आपने लिखा है ये वाला, इसी को मैथ में ऐसा लिखते हैं। समझ गया? इसका मीनिंग समझा क्या? तो ऊपर से क्या, हाँ, आई की वैल्यू बस 1 2 3 डाल दी, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये भी एक फॉर्मूला होगा जब हम टोटल चार्जेस के बारे में बात वो करें। आर पॉइंट टी से लिए वाले हैं ना सबके। हाँ, पी से, क्योंकि हमने पी पे कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ढूंढना है हमें। पी पे सबकी वजह से पी पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे सब चार्जेस ये क्यू पे भी लगे, Q1 पे भी लगाएंगे, Q2 पे भी लगाएंगे, Q3 पे भी लगाएंगे, तो हर एक का अपना अपना रहता है। समझ गए ना? मतलब वो कैसा है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हम एक पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो सोच रहे हैं, सिर्फ पी पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी का आपने सोचा नहीं। तो बाकी ठीक है, फिर इसमें देखो, ये डायग्राम वही बात कर रही है। देखो, ये हमने ओरिजिन पॉइंट ले लिया, फिर Q1 Q2 Q3 ऐसे 3 पॉइंट चार्जेस थे, फिर ये पी पॉइंट हमारा टेस्ट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है। छोड़ो उसको, वही वापस बोल रहे हैं। देखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो 3 तरह का रहता है, ये नया टॉपिक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का रहता है। हाँ, ये पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, वो लेंथ पे है चार्ज, मतलब लेंथ के हिसाब से चार्ज इंक्रीज हो रहा है। देखो, लेंथ लेंथ अगर इंक्रीज हुआ तो चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, अगर लेंथ छोटा रहेगा तो चार्ज भी छोटा रहेगा, है ना? इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, मतलब लेंथ के हिसाब से चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। दूसरा होता है एरिया के हिसाब से, अगर बहुत बड़ा एरिया रहेगा तो वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे। तो अगर आपने एरिया अगर छोटा लिया तो चार्ज भी कम होगा, एरिया अगर आपने बड़ा लिया तो चार्ज भी ज्यादा बैठेगा ना उसमें, ये प्लस क्या है, चार्जेस है, तो उसकी संख्या ज्यादा हो रही है ना, देखो ना, एरिया पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो रहता है वॉल्यूम में डिपेंड करता है, वॉल्यूम मतलब अंदर के स्पेस में। तो तीनों का अपना अपना काम है। देखो, ये जो है, ये सिर्फ लेंथ जब रहता है, उसको विड्थ आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, उस वक्त लेंथ पे डिपेंड रहता है। अगर हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों कंसिडर कर लिए तो हमें पेपर के शीट की तरह मिलेगा, लेंथ ब्रेथ वाला 2 डायमेंशनल शेप, तो उसमें वो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जब 3 डायमेंशनल शेप रहता है, जैसे सिलेंडर, सॉलिड, क्यूब, लाइक दैट, तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब चार्जेस वॉल्यूम के अंदर रहते हैं। समझ गए? तो कौन सा शेप है उस पर मैटर करेगा कि चार्ज कहाँ पे रहेगा। अगर एक सिंगल लाइन है ऐसी, तो वो सरफेस पे बस लेंथ के हिसाब से रहता है। अगर एक पेपर है तो वो पूरा एरिया आपको कवर करता है। और अगर वॉल्यूम पूरा सॉलिड है, जैसे ये, जैसे कोई तो भी एक क्यूबॉइड है समझो, लाइक ऐसा सॉलिड क्यूबॉइड, ठीक है, तो उसके पूरे अंदर रहेगा वो, पूरा वॉल्यूम को भर देगा वो चार्ज। समझ गए? तो तीनों का अपना अपना डेंसिटी रहता है। तो इसको लाइन चार्ज बोलते हैं, इसको शीट चार्ज बोलते हैं, इसको वॉल्यूम चार्ज बोलते हैं। ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये लाइन पे डिपेंड करता है। मतलब इसका कितना लेंथ उससे चार्ज इंक्रीज होगा, इसका कितना एरिया उससे चार्ज इंक्रीज होगा, इसका कितना वॉल्यूम उससे चार्ज इंक्रीज होगा। ज्यादा हो गया? हाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है, तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगा ना। तो लेंथ देखो इसका, यहाँ से आता है उसका लेंथ है, और अगर हमने छोटा सा लेंथ कंसिडर किया तो उसको हम डेल्टा एल बोलते हैं, स्मॉल लेंथ। तो डेल्टा स्मॉल एल अगर हमने लेंथ लिया तो उसमें डेल्टा क्यू इतना चार्ज आता है। तो अगर हमने छोटा लेंथ लिया था, तो फिर इन दोनों का अगर हमने रेशियो लिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन लेंथ, मतलब छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज बढ़ रहा है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज बढ़ रहा है, यूनिट लेंथ का मतलब होता है छोटी सी लेंथ, तो उसको बोलते हैं लैम्डा। तो ये लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या? चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी हो, डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी गर्दी हुई वहां पे चार्जेस की।
हाँ, तो लेंथ के हिसाब से हो रही है ना, तो लेंथ अगर ज्यादा होगी तो चार्जेस भी ज्यादा आएंगे, तो इसको तुम डेंसिटी बोलोगे। देखो मास अपॉन वॉल्यूम ये डेंसिटी अलग होता है, इसमें अलग अलग टाइप की डेंसिटीज है, लेंथ के हिसाब से चेंज होगा तो लीनियर डेंसिटी, एरिया के हिसाब से चेंज हुआ तो एरियल डेंसिटी, है ना, अलग अलग डेंसिटी होता है। तो ये बस ये बता रहा है, ये वाला लैम्बडा क्या बताता है आपको, लैम्बडा बस ये बताता है कि कितने लेंथ में कितना चार्ज होगा। क्या बताता है लैम्बडा, कितनी लेंथ में कितना चार्ज, जितनी लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा उतनी कम लेंथ में ज्यादा चार्ज रहेगा, मतलब डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा चार्ज रहेगा छोटी लेंथ में। मुझे बताओ लैम्बडा की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, तब लेंथ कम होनी चाहिए और चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तब जाके लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा रहती है। लिनियर चार्ज डेन्सिटी आता सांगितलं ना, तर हे क्वेश्चन मध्ये देऊन ठेवतात लिनियर चार्ज डेन्सिटी, मग काय समजून घ्यायचं तेव्हा की हे किती लेंथ मध्ये किती चार्ज आहे याचा दिलेला आहे रेशो, याची व्हॅल्यू जेवढी जास्त तेवढा चार्ज जास्त असतो, याची व्हॅल्यू जेवढी कमी तेवढा चार्ज कमी असतो लेंथ नुसार। उसका यूज क्या रहता है? हाँ, यूज क्या रहता है? यूज है ना, तुम कितना लेंथ ले रहे हो कैलकुलेशन के लिए उसके हिसाब से वो चार्ज कितना रहेगा वो पता चलेगा। अगर समझो किसी ने बोला लैम्बडा की वैल्यू 3 है, हाँ। और अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 3 मीटर का लेंथ है, हम्म। तो कितना चार्ज, चार्ज कितना रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा तो कैसे निकालोगे, तो सीधी सी बात है, कितना लेंथ तुम्हारा है 3 मीटर, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पर मीटर का है समझो, तो 1 मीटर के लिए 3 कूलम चार्ज आता। क्या मतलब है इसका, पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, यूनिट मतलब 1, 1 मीटर लेंथ के लिए 3 मीटर 3 कूलम चार्ज, तो 3 मीटर लेंथ के लिए कितना चार्ज, हाँ तो लैम्बडा इंटू 3 ना, तो लैम्बडा बेसिकली क्या बताता है 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो आपको जितने मीटर लेंथ चाहिए उसका आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको टोटल चार्ज मिलेगा। तो 3 मीटर में कितना चार्ज मिल रहा है, 3 इंटू 3, तो 9 कूलम चार्ज आपके 3 मीटर की लेंथ में होगा। तो ये निकालने के लिए आपने किसका यूज किया, लैम्बडा का। लेंथ मीटर में लेंगे। मीटर सेंटीमीटर जो भी रहे हो, तो बेसिकली लैम्बडा क्या बताता है, रेशो बताता है, वो रेशो है किसके बीच में, लेंथ और चार्ज के बीच में। तो आपको अगर जितनी भी लेंथ होगी आपकी, आपको लेंथ को बस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है, आपको उस लेंथ में कितना चार्ज आएगा वो मिल जाएगा। तो लैम्बडा किसके लिए यूज होगा, टोटल चार्ज निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, लेंथ को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। यूनिट क्या रहता है लैम्बडा का? तो है ना इधर कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। हाँ, तो चार्ज किस में कैलकुलेट करते हैं, हाँ। कूलम में, और लेंथ किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में, तो क्या यूनिट हो गया, कूलम पर मीटर। हाँ ठीक है। एप्लीकेशन भी बताया मैंने, लैम्बडा से तुम लेंथ को मल्टीप्लाई करो टोटल चार्ज मिल जाएगा, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। चलो अब ये एरियल एरियल चार्ज डेंसिटी रहता है, एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब ये कितने एरिया में कितना चार्ज है ये बताएगा, तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, ठीक है नहीं, 6 में तो है ना। देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा क्यू, तो एरियल चार्ज डेंसिटी का देखो सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिग्मा, इसका सिंबल रहता है सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या, एरियल चार्ज डेंसिटी, क्या, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या बताता है, कितने एरिया में कितना चार्ज है, एरिया में, लेंथ में नहीं। तो इसमें भी अगर मुझे एक एरिया दिया जाए समझो पर्टिकुलर, जैसे मुझे बोला कि मान लो कि ये 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज होगा समझो, मान लो हमने सिग्मा की वैल्यू ले ली 13, तो 13 बेसिकली क्या होगा, 13 कूलम चार्ज होगा पर मीटर स्क्वायर। तो मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे ऐसे मीटर स्क्वायर के तीन तीन ब्लॉक्स का चार्ज निकालना है, इसका इसका और इसका, तो कैसे निकालूंगा, तो 1 मीटर क्यूब ब्लॉक में कितना चार्ज आता है, तो ये कौन बताएगा, सिग्मा। हाँ तो सिग्मा की वैल्यू वही बताएगी ना, 1 मीटर स्क्वायर में
कितना चार्ज 13। वैसे कितने मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए 3। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना होगा ये तीनों ब्लॉक का, तो मैं क्या करूंगा सिग्मा से वो 3 ब्लॉक को 3 मीटर स्क्वायर एरिया को मल्टीप्लाई कर लूंगा। 1 मीटर स्क्वायर का 13, तो 3 मीटर स्क्वायर का कितना 13 × 3, समझ गए? तो कितना 39 कूलम चार्ज रहेगा टोटल। तो बेसिकली डेंसिटी किसके लिए यूज किया जाता है टोटल चार्ज निकालने के लिए। तो बहुत आसान है, अगर लीनियर का रहा तो लेंथ से मल्टीप्लाई करने का, एरिया का रहा तो एरिया से मल्टीप्लाई करने का, है ना, वॉल्यूम का रहा तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने का। ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना के देंगे बड़े वाले क्वेश्चंस को। न्यूमेरिकल के टाइम समझेगा तुम्हें क्या हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, देखो इसको ऊपर लिखा है, देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे बोला तो भी चलेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी वही लॉजिक रहेगा, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज। तो देखो इसको रो बोलते हैं। अब ये रो और हमारा वो फ्लूइड वाला वो रो, उसमें फर्क रहता है। वो फ्लूइड वाला रो क्या बोलता है, वो रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो मास है। इधर मास का काम चार्ज करता है इलेक्ट्रिकल में, तो इधर आता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर हमें टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, वही लॉजिक, आप डेंसिटी ले लो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल चार्ज मिलेगा। ठीक है, बस बाकी बाकी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का है अलग अलग। तो छोड़ो, तो अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालते। तो क्या नहीं रहता है उसमें, कूलोम के फोर्स में बस टेस्ट चार्ज मत लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा, समझ गए। फिर हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी, कि वो एक ही चार्ज पे सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस अप्लाई करते रहते इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो सबके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को अलजेब्रिक सम कर लो, अलजेब्रिक मतलब वेक्टर सम कर लो, तो तुम्हें सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइनली मिल जाएगी पॉलिनोमियल पॉलीगॉन लॉ से, वेक्टर के, वो देखा ना। और तीसरी चीज हमने ये देखी कि अगर चार्ज जो रहता है वो 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एक लेंथ